हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ की बायोलॉजी और ट्वेल्थ की बायोलॉजी में अपना चल रहा था एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम अब तक भ्रूण के विकास की अवस्थाओं तक पढ़ चुके हैं, यानी कि उसमें अपने पढ़ा था कि किस तरह से जो है गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद में किस तरह से युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज या जाइगोट जो है वो मोरुलेशन और ब्लास्टुलेशन, ग्रेस्टुलेशन आदि अवस्थाओं से गुजरता है और विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, यानी कि जो जनन स्तर होते हैं उनका भविष्य क्या होता है, वो कौन कौन से अंगों में किस तरह से निर्मित होते हैं। साथ ही एक शिशु की विभिन्न अवस्थाएं कि जो भ्रूण है वो कौन कौन सी अवस्थाओं में और कितने समय में चेंज होता है। एक शिशु के विकास का अध्ययन अपन ने किया था। अब जब शिशु पूर्ण विकसित हो चुका होता है, यानी जो पहले एक युग्मनज था फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर वो युग्मनज जो है एक एम्ब्रियो में चेंज हुआ और वो एम्ब्रियो डेवलप होकर के एक नवजात शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। तो उस नवजात शिशु के जो जन्म विकसित हो जाने के बाद में उसका जो जन्म होता है और उसके जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं प्रसव या पार्चुरेशन। तो आज के टॉपिक में हम उसी को डिटेल स्टडी करेंगे कि प्रसव या पार्चुरेशन क्या है, किस प्रकार से होता है, ऐसे कौन से शरीर के ऑर्गन्स या ऐसे कौन से हार्मोन्स है जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें प्रसव कब होगा, जब शिशु पूर्ण विकसित हो जाएगा, यानी कि गर्भकाल कंप्लीट हो जाएगा। तो गर्भकाल किसे कहेंगे हम? सबसे पहले गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल क्या होता है? निषेचन से प्रसव तक का जो समय है, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, वहां से निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया, वहां से लेकर के प्रसव तक, यानी जब युग्मनज बनता है एक तो जो कि पहली कोशिका बनी है, अब उस एक ही कोशिका से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए नवजात शिशु तक का जो विकास होता है, जिससे कि नवजात शिशु के रूप में वो जन्म लेता है, वहां तक का जो टोटल टाइम होता है, कुल जो समय है निषेचन से लेकर के नवजात शिशु के जन्म तक का, यानी प्रसव तक का समय, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड। अब जो मानव है उसमें जो गर्भकाल है या गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो होता है 9 माह का, यानी लगभग 9 माह। और दिनों में अगर अपन बात करें, इसको दिनों में काउंट करें तो 266 यानी 266 266 दिन या 38 वीक्स यानी 38 सप्ताह। तो ये जो है टाइम है किसका? गर्भकाल का, यानी निषेचन से लेकर के प्रसव तक का टोटल समय है। जब ये टाइम कंप्लीट होने को आता है तो ऐसी स्थिति में जो यूटेरस है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जब 9 माह या ये 266 दिन जब कंप्लीट होने वाले होते हैं, यानी कि जो गर्भकाल है वो कंप्लीट होने ही वाला होता है, तब तक क्या होता है ना, जो शिशु है उसका पूर्ण विकास हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में उस दौरान क्या होता है, जब गर्भकाल पूर्ण होने लगता है तो प्रसव के संकेत गर्भ और अफरा से उत्पन्न होते। जब प्रसव काल कंप्लीट होने लगता है तो क्या होता है, जो अफरा है, प्लेसेंटा है, अफरा या प्लेसेंटा और यूटेरस से प्रसव के संकेत उत्पन्न होते हैं। प्रसव के जो संकेत है वो गर्भ यानी कि यूटेरस में संकुचन के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो पहले क्या होता है, अफरा और गर्भ की वजह से जो यूटेरस है, यूटेरस में हल्के संकुचन होने शुरू हो जाते हैं और हल्के संकुचन होना एक सिग्नल है, संकेत है किसका? प्रसव का। ये जब हल्के संकेत उत्पन्न होते हैं उसी दौरान क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और जो अंतःस्रावी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा कुछ हार्मोनों का स्राव किया जाता है, जिसकी वजह से गर्भाशय में संकुचन प्रेरित होता है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है वो और अंतःस्रावी तंत्र से स्रावित हार्मोन क्या करते हैं, यूटेरस में गर्भाशय में क्या करते हैं, संकुचन को प्रेरित करते हैं, यानी वो संकुचित होने लगता है। और जिससे क्या होता है, जो संकुचन जब बढ़ जाते हैं, पहले तो क्या होता है, हल्के संकेत तो अफरा और गर्भ की वजह से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जब प्रसव का समय आता है
तो हल्के जो संकुचन है वो शुरू हो जाते हैं, जो एक संकेत होता है प्रसव का। और जब वो हल्के संकुचन शुरू होते हैं उसके बाद में जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है इनके द्वारा भी, यानी अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से भी गर्भाशय में संकुचन प्रेरित होते हैं। और तब ये और हार्मोनों की वजह से जो संकुचन है वो तीव्र हो जाते हैं। और इन तीव्र संकुचनों की वजह से क्या होता है, जो नवजात शिशु जो यूटेरस में होता है उसको वहां से धकेला जाता है आगे। जब संकुचित होगा यूटेरस ऊपर से, तो उन क्रमागत संकुचनों की वजह से जो यूटेरस के अंदर जो गर्भ है, फीटस है या जो शिशु है, उसके ऊपर पीछे से एक दाब लगता है, प्रेशर लगता है और उसे सर्विक्स की तरफ, योनि की तरफ धकेला जाता है। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्रसव की अगर डेफिनेशन की बात करें कि प्रसव हम किसे कहेंगे, तो गर्भाशय में जो होने वाले क्रमागत संकुचन है, किसमें, यूटेरस में, गर्भाशय में होने वाले क्रमागत संकुचन जिनकी वजह से नवजात शिशु का जन्म होता है। तो गर्भाशय में होने वाले क्रमागत संकुचन जिनसे नवजात शिशु का जन्म होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। अब जो गर्भाशय में जो संकुचन प्रेरित होते हैं, जब ये शुरू में जब ये हल्के संकुचन प्रेरित होते हैं, यानी अपरा या गर्भ की वजह से जो हल्के, जो संकेतों के रूप में हल्के संकुचन जो प्रेरित होते हैं, उन्हें कहा जाता है गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त। गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त क्या होता है, गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त होता है कि जब गर्भकाल कंप्लीट होने वाला होता है और उस दौरान गर्भाशय या अपरा में जो हल्के संकुचन होते हैं, और ये हल्के संकुचन प्रसव का संकेत देते हैं, और इन्हीं हल्के संकुचनों को कहा जाता है गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त। यानी कि गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त स्टार्ट हो जाता है, प्रसव होने वाला होता है तो। और इस गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त के कारण, यानी गर्भाशय में उन हल्के संकुचनों के कारण जो पीयूष ग्रंथि है, ये हल्के संकुचन क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि जब हल्के संकुचन शुरू हो जाते हैं तो तंत्रिकाओं के द्वारा वो संकेत कहाँ पहुंचाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, अग्र पीयूष ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है, गर्भाशय की जो पेशियां है उनमें भी संकुचन प्रेरित होने लगता है। यानी गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां होती है उनमें संकुचन शुरू हो जाता है, और इस तरह से जो संकुचन है वो और तीव्र हो जाते हैं। और जब संकुचन तीव्र हो जाते हैं तो जो फीटस है, यानी कि जो गर्भ है या जो शिशु है गर्भ में, उस शिशु को गर्भ से सर्विक्स की ओर धकेला जाता है। जो गर्भ है उस गर्भ को गर्भाशय से सर्विक्स की तरफ धकेला जाता है, जो संकुचन तीव्र हो जाते हैं तो। और जब ये गर्भाशय की ओर आता है उसी दौरान जो ऑक्सीटोसिन है उसका स्राव और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो संकुचन है वो और तीव्र हो जाते हैं। और संकुचनों की तीव्रता की वजह से जो गर्भ, यानी जो शिशु है जो सर्विक्स की तरफ धकेला गया था, वो और आगे, यानी कि प्रसव नाल से बाहर आने लगता है। जो गर्भ है, जो शिशु है, वो प्रसव नाल से बाहर आने लगता है। और जब ये प्रसव नाल से बाहर आ जाता है तो प्रसव का क्या हो जाता है, निष्कासन। जब गर्भ प्रसव नाल से बाहर आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसव का निष्कासन कहते हैं। और प्रसव का निष्कासन होने का मतलब है नवजात का जन्म। यानी इस तरह से एक नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। और नवजात गर्भाशय में जो होने वाले ये संकुचन थे जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु का जन्म हुआ, इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, प्रसव कहते हैं। तो इस तरह से जो है एक नए शिशु का, नवजात शिशु का, वो 9 माह की अवधि गर्भकाल कंप्लीट होने के बाद जन्म होता है। यदि किसी में ये जो हाइपोथैलेमस या जो पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा ऑक्सीटोसिन का स्राव कम होता है, यानी कि जो गर्भाशय की संकुचन है वो ज्यादा तीव्र नहीं हो पाते हैं, और संकुचन तीव्र नहीं होंगे तो जो गर्भ है, यानी जो शिशु है, उसको आगे नहीं धकेला जाएगा सर्विक्स या फिर जन्मनाल में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए, यानी कि गर्भाशय में संकुचनों को तीव्र करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो कोई मेडिसिन देते हैं। और वो मेडिसिन कौन सी देते हैं, मीसोप्रोस्टोल और पिटोसिन। यानी कि
प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए, गर्भाशय में संकुचन को तीव्र करने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्या दिया जाता है, मिसोप्रोस्टोल और पिटोसिन दी जाती है टैबलेट। तो ये है प्रसव या पार्चुरेशन। अब प्रसव के बाद में क्या होता है, जो ही शिशु का जन्म होता है, प्रसव हो जाता है, तो उसके बाद में नवजात शिशु के पोषण के लिए मादा की जो स्तन ग्रंथियां हैं, मेमरी ग्लैंड्स है, मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा दुग्ध स्त्रावण किया जाता है, यानी दूध का स्त्रावण किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लैक्टेशन। यानी दुग्ध स्त्रावण क्या है, शिशु के जन्म के पश्चात मादा की स्तन ग्रंथियों द्वारा जिस तरल का स्त्राव किया जाता है उसे कहा जाता है दुग्ध स्त्रावण। दुग्ध स्त्रावण जो है वो भी हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होने वाली प्रक्रिया है, और इसमें जो हार्मोन काम में आते हैं, एक तो इसमें अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है प्रोलेक्टिन हार्मोन। यानी अग्र पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। साथ ही साथ अपरा के द्वारा भी एक हार्मोन स्रावित होता है जो दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है, वो है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, यानी HCST, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन। ये अपरा के द्वारा, इसके अलावा अग्र पीयूष के द्वारा ही ऑक्सीटोसिन भी स्रावित होता है। तो यहाँ पर जो दुग्ध का जो निर्माण होता है स्तन ग्रंथियों में, दुग्ध के निर्माण के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो तो है प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन दुग्ध के संश्लेषण को, निर्माण को प्रेरित करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है, यानी इसकी वजह से तो दुग्ध का निर्माण होता है स्तन ग्रंथियों में, और ऑक्सीटोसिन की वजह से दुग्ध का स्त्राव होता है। क्या होता है, जो यहाँ पर एक टर्म है आपके पास कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम या जिसको खीस कह सकते हैं हिंदी में, तो कोलेस्ट्रम क्या है, जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो जन्म के पश्चात कुछ समय के लिए जो दूध स्रावित होता है, जो तरल स्रावित होता है, वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। नवजात शिशु के जन्म के बाद स्रावित होने वाला गाढ़ा तरल जो कि कुछ दिनों तक ही, 1-2 दिन 3 दिन तक स्रावित होता है, वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। जो कोलेस्ट्रम है ये शिशु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी ये शिशु को जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन, लैक्टोज और प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, जिसमें मेन जो प्रतिरक्षी है वो है IgA, यानी कि इसमें प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोज होता है और प्रतिरक्षी होते हैं, और जो प्रतिरक्षी इसमें पाए जाते हैं यही प्रतिरक्षी उस शिशु की निष्क्रिय प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं, जिससे कि उसे आगे चल करके संक्रमण और विभिन्न रोगों से लड़ने में हेल्प मिलती है। तो ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो शिशु को अवश्य ही दिया जाना चाहिए। दुग्ध जो स्त्रवण है ये एक प्रतिबंधित प्रतिवर्त है, प्रतिबंधित प्रतिवर्त है, यानी कि ये चूषण प्रतिवर्त और निष्कासन प्रतिवर्त का संयुक्त रूप है। संयुक्त रूप का मतलब है कि जब जो मेमोरी ग्लैंड्स है, इसको आप इससे समझिए, मेमोरी ग्लैंड्स की जो कोशिकाएं होती है जहां पर दुग्ध का संश्लेषण होता है, दुग्ध का संश्लेषण कोशिकाओं में जहां होता है, किसकी वजह से होता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन की वजह से। उसके बाद में वो दुग्ध पालियों में आता है, पालियों से स्तन वाहिनी के द्वारा स्तन तंत्रिका में, और स्तन तंत्रिका से दुग्ध वाहिनी से निप्पल में आता है। पर ये निप्पल में कब आएगा, जब जो शिशु है वो शिशु उस निप्पल को अपने मुख से जब चूसता है तो उसके जो संकेत है वो हाइपोथैलेमस तक जाते हैं तंत्रिकाओं द्वारा, और हाइपोथैलेमस जो अग्र पीयूष ग्रंथि है उसको ऑक्सीटोसिन के लिए प्रेरित करती है, यानी ऑक्सीटोसिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। तो इससे अग्र पीयूष ग्रंथि क्या करती है, ऑक्सीटोसिन स्रावित करती है, और अग्र पीयूष ग्रंथि से जो ऑक्सीटोसिन स्रावित होगा उस ऑक्सीटोसिन के द्वारा क्या होगा, दुग्ध कोशिका से दुग्ध का स्त्रवण शुरू किया जाएगा, यानी वो यहाँ से चलना शुरू होगा और दुग्ध वाहिनी से होता हुआ निप्पल में आएगा, और निप्पल से जो है शिशु को मिलेगा, यानी स्रावित होगा। किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो एक तो क्या होता है कि दुग्ध जो है उसका निष्कासन, दुग्ध का बाहर निकलना, और दूसरा है चूषण, यानी शिशु द्वारा जो निप्पल है उसको चूसना। ये दोनों जो प्रतिवर्त है, दोनों का संयुक्त रूप क्या है, दुग्ध स्त्रवण प्रतिबंधित प्रतिवर्त। तो इस प्रकार से जो है कहा जाता है कि जो नवजात शिशु है उसको लगभग 6 महीने तक
केवल माता का दूध ही देना चाहिए, इसके अलावा कोई आहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें कई आपने देखा कई प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, लैक्टोज, प्रोटीन और अन्य कई पोषक पदार्थ होते हैं। यानी कि एक तरह से जो दूध होता है माँ का, वो शिशु का संपूर्ण आहार होता है, उसी से उसका संपूर्ण विकास होता है, अतः वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो पार्ट्यूरेशन यानी कि प्रसव है वो किस प्रकार से होता है, उसको कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा लैक्टेशन, तो दोनों में आपने ध्यान दिया कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो दोनों में यूज हो रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, पार्ट्यूरेशन में तो गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित कर रहा है, जिससे कि जो है प्रसव कंप्लीट होता है। इसके अलावा लैक्टेशन में क्या करता है, ये दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है, लेकिन दुग्ध का जो निर्माण है, संश्लेषण है, वो किसके द्वारा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। इसके साथ ही साथ दुग्ध स्त्रवण में जो अपराध द्वारा स्रावित हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसका भी रोल होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।